हेलो एवरीवन, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के पार्ट 2 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है लेट एफ इज इक्वल टू bracket x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R be a function from R into R। यानी f क्या है, हमसे बोला गया है एक फंक्शन है और उसको लिखा हुआ है, हम एक तरीके से मैं कह सकता हूँ किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें आगे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन या डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। हमें एफ की रेंज निकालनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर्ड पेयर में अगर ये एक फंक्शन है और एक इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वाली चीज लिखी होती है वो हमारा डोमेन होता है और जो सेकंड वाली चीजें लिखी होती है वो हमारा फंक्शन होता है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि x बिलोंग्स टू r, यानी जो डोमेन है, डोमेन क्या है x, तो डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स, यानी x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें रेंज बतानी है। रेंज अगर हमें बतानी है तो अब हमें सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर। आइए चलते हैं एक फ्रेश पेज पर और देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था और हमसे बोला गया है कि भाई ये क्या है, एक फंक्शन है और अगर ये एक फंक्शन है तो इस ऑर्डर्ड पेयर में पहली जो चीज लिखी होगी वो क्या होगी, डोमेन होगी, और ये जो लिखी होगी ये क्या होगी, रेंज होगी। और हमसे कहा गया है कि जो एक्स है वो आर से बिलोंग कर रहा है, यानी डोमेन सीधा सीधा क्या हो गया है, डोमेन हमारा और रियल नंबर्स हो गए हैं। और इसका मतलब ये है कि मैं इनपुट में सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मैं क्या, जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ पर लूंगा वो मैं कहाँ डाल दूंगा, इस रेंज में डाल दूंगा। अब देखिए एक बात यहाँ पर सुनिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को क्लियर है कि यही रेंज होगी हमारी। ठीक है, यही क्या होगी, हमारी रेंज होगी। अब इस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। अगर अगर आप, मैं एक नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, पहले आप इसको ऑब्जर्व करो। इसमें एक चीज यहाँ पर कुछ लिखी हुई है एक्स स्क्वायर और नीचे उसी में एक ऐड करके लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3/3 में एक ऐड करके लिख दिया 4। मैंने लिखा 4/4 में एक ऐड करके लिख दिया 5। मैंने लिखा 17/17 में फिर 1 ऐड करके लिख दिया 18। इस तरह का कुछ है ये। तो आप एक बात बताओ, इन सब की वैल्यूज क्या कभी 1 से ज्यादा आएगी? इन सब की वैल्यूज हमेशा कहाँ आएगी, बिटवीन 0 एंड 1 आएगी। बिटवीन 0 एंड 1 ही आएगी। आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.75। तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये कितना आएगा, 0.8। ये भी किसके बीच में आ रहा है, 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है। और जब आप इसको भी करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये भी। तो यानी ये जो वैल्यूज होती है, अगर ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे जस्ट उससे एक प्लस में वैल्यू लिखी हुई है, या सिंपल अगर हम एक चीज और ये भी बोल सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा जो मेरा रिजल्ट है वो बिटवीन 0 एंड 1 आएगा। तो सेम चीज मैं यहाँ कह सकता हूँ। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, या मैं कहूँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक एक्स्ट्रा है। तो यानी इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि रेंज जो है इसकी हमेशा, रेंज कहां से कहां तक आएगी, रेंज इसकी बिटवीन 0 एंड 1 आएगी। बिटवीन 0 एंड 1 आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी 0 या कभी 1 आ पाएगी? देखिए 1 तो कभी नहीं आ पाएगी। क्यों? इसका भी रीजन बता देता हूं मैं। आप ये एक चीज सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या कभी पॉसिबल है? इसको सॉल्व करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो यहाँ पर बचा 0 इज इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 0 और 1 आपस में इक्वल होते ही नहीं, यानी एक्स की वैल्यू 1, ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी मैं अपनी रेंज में 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, क्या मैं 0 को इंक्लूड करूंगा? तो रख के देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0। हाँ, जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और 0 हम रख भी सकते हैं क्योंकि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर से, और ऑल रियल नंबर्स में 0 भी आता है। ठीक है, यानी मुझे ये पता चला कि जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, आप
रेंज जो बोलोगे वो 0 और 1 के बीच में बोलोगे, 0 को आप इंक्लूड करोगे, 1 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, पहले मैंने ये डिसाइड किया कि रेंज किस किस के बीच में होगी, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई जिन जिनके बीच में रेंज है क्या उनको इंक्लूड करना है, इक्वल रख के उनको। तो 1 को जब मैंने इक्वल रखा तो वो 0 इक्वल्स टू 1 एक अनडिजायरेबल रिजल्ट था, और यहाँ पर हमारे लिए डिजायरेबल रिजल्ट था। तो यस, 0 को इंक्लूड किया, 1 को इंक्लूड नहीं किया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है लेट एफ कॉमा जी सच दैट, अब ये दो फंक्शन है एफ और जी जो कि आर टू आर डिफाइंड है, यानी इनपुट में भी आर और आउटपुट में भी आर, रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। बेसिक क्वेश्चन है ये 7th 8th क्लास का। एफ प्लस जी मतलब क्या है, आप इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स 3, एक्स प्लस 2x 3x, और इन दोनों को प्लस करोगे तो -2। ठीक है, तो ये आप इजिली कर लोगे। ठीक है, एफ माइनस जी जब आप करोगे इन दोनों को माइनस कर दो, तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, सिंपल। और एफ अपॉन जी में आप इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ प्लस या माइनस ही करना। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट एफ इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a, b, डिटरमाइन a एंड b। चलिए तो चलते हैं एक फ्रेश पेज पर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक फंक्शन है, ठीक है, और उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, और ये फंक्शन इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइंड है, और फंक्शन जो है वो है ए एक्स प्लस बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो कि है 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3। आपको पता है जो पहला वाला पेयर होता है वो क्या होता है, हमारा इनपुट यानी x की वैल्यूज। तो यानी जब x की वैल्यू 1 है तो आउटपुट यानी y कितना आ रहा है, 1, या मैं कहूँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इससे तो इससे मुझे क्या पता चला, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की या fx की। यहाँ पर fx है तो मैं यहाँ fx लिख देता हूँ। ठीक है, मैं अगर इसको y के इक्वल मान लूँ तो मैं अब इसको y ही लिख लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये x की है और ये किसकी वैल्यू है, y की। ये x की है, ये किसकी वैल्यू है, y की। ये x की है, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो जब x 1 है तो यानी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गया। तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो y भी 1 है, यानी y 1 और x भी 1। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिली a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो आप दूसरी इक्वेशन यहां से भी बना सकते हो। मैं एक काम करता हूं, यहां से बनाता हूं कि जब x 0 है तो y -1 है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में जब x 0 है, यानी x 0 है तो y कितना है, -1। तो -1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। और आप b की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रख दो, तो a प्लस -1 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो a हमारा 2, b हमारा आया -1। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू। हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों पार्ट्स ट्रू हैं। तो पहले पार्ट में बोला गया है कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है कि एक रिलेशन जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स की तरफ डिफाइंड है, और उस रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहां पर ए कॉमा बी भी नेचुरल नंबर्स हैं, और जो रिलेशन है ए और बी के बीच में वो है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान से सुने, इस a इज इक्वल टू बी स्क्वायर से मैं क्या कह सकता हूँ, इस a इज इक्वल टू बी स्क्वायर की हेल्प से मैं ये कह सकता हूँ कि जब a 1 था तो b भी 1 था, है ना। या मैं कहूँ जब b 1 था तो a भी 1 था। अब 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यानी a और b की वैल्यू मैं यही डाल सकता हूँ, 1 2 3। तो मैं लिखता हूँ व्हेन b इज इक्वल टू 1, तो a भी हमारा 1 था।
ठीक है। व्हेन b इज इक्वल टू 2, तो a हमारा कितना था, 4 था। भाई आप रख दो, b इज इक्वल टू 1 रखोगे तो a 1 आएगा, b इज इक्वल टू 2 रखोगे तो a 4 आएगा, b इज इक्वल टू 3 रखोगे तो a आएगा 9, और ऐसे ही आता चला जाएगा। अब ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि a कोमा a जो है बिलोंग करता है इस रिलेशन से। a कोमा a का मतलब है कि a की वैल्यू 1 कोमा 1, a की वैल्यू 4 कोमा 4, a की वैल्यू 9 कोमा 9। आप एक बात बताओ, क्या ये लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू बी है? क्या आपका रिलेशन ये है कि a इज इक्वल टू बी है? नहीं। अगर a इज इक्वल टू बी होता तो ये 1 कोमा 1, 4 कोमा 4, 9 कोमा 9 आता। यहां पर लिखा हुआ है कि b का जो स्क्वायर है वो एक इक्वल है। तो क्या कभी 1,1, 4,4, 9,9 कभी आएंगे? नहीं आएंगे। जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 1 नहीं आ रही है। जब a की वैल्यू 1 है, हाँ b की वैल्यू चलो 1 आ रही है, ठीक है, इसमें ये ट्रू बोल हो रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए ये पॉसिबल है क्या? नहीं, एक के लिए तो पॉसिबल है। जब हमने वैल्यू 2 डाली, जब मैं कहूं, या मैं ये कह सकता हूं, जब a की वैल्यू 4 थी तब b की वैल्यू 4 नहीं थी, है ना? तब b की वैल्यू 4 नहीं थी, तो b की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो यहां से हमारे रिलेशन क्या बन रहे हैं? यहां से बन रहे हैं 1,1, 4,2, 9,3, और ये बोल रहा है कि सारे के सारे होंगे a, मतलब जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू होगी। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू होगी सभी नेचुरल नंबर के लिए। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब a इक्वल्स टू b होता, लेकिन a इक्वल्स टू b स्क्वायर है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए? फॉल्स है। ओके, चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि a कोमा b भी जो है, अगर a कोमा b जो है इस रिलेशन r में है तो b कोमा a भी इस रिलेशन r में होगा। अभी अभी मैंने आपको वो रिलेशंस लिख के भी दिखाए थे, दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, अगर a कोमा b इस रिलेशन में है तो b कोमा a भी इस रिलेशन में होगा। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो रख के देख लेते हैं। a की वैल्यू जब 1 है तो b भी 1, ठीक है, और a की वैल्यू जब 4 है तो b कितना है? 2। a की वैल्यू जब 9 है तो b कितना है? 3। ठीक है, अब a कोमा b, यानी अगर मैं रखूं 4,2, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा 4,2, इस रिलेशन r में आ रहा है, तो क्या 2,4 भी आ रहा है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको a बोल रहा हूं तो इसको b, यानी जब मैं b की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो a 2 आ रहा है क्या? है ना? आप बात समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यूज रख के देखी और मुझे पता चला कि 4,2 रिलेशन में है, तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि अगर 4,2 रिलेशन में है तो 2,4 भी होना चाहिए। 2,4 रिलेशन में तभी तो होगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि जब b की वैल्यू 4 है तो a 2 आएगा। तो जब b की वैल्यू 4 है तो क्या a 2 आएगा? नहीं, a 16 आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके लिए? फॉल्स है। आपको बात समझ में आ रही है? जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग a और b की वैल्यूज को आप रखिए। ठीक है, इसके बाद हम अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। अब थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि अगर a कॉमा b इस रिलेशन में है और b कॉमा c इस रिलेशन में है तो क्या a कॉमा c भी इस रिलेशन में होगा? तो देखो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पहले आप ये देखो कि कोई दो नंबर ऐसे हैं जो इस रिलेशन में है। अब उन दो नंबर में से जो ये वाला नंबर है उसको आप दोबारा रखो यहाँ पर, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक तीसरा नंबर मिलेगा, वो दोनों इस रिलेशन में है। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले a और b की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखी a की वैल्यू 16, तो मुझे b मिलेगा 4। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 16,4 इस रिलेशन में है, जो कि है, क्योंकि जब आप a 16 रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर अगर रूट में तो b इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, जो कि आएगा +-4। लेकिन हमें नेचुरल नंबर लेने हैं तो -4 नेग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा +4। तो यानी जब मैं 16 रख रहा हूं तो मुझे 4 मिल रहा है, यानी 16,4 इस रिलेशन में है। अब ये कह रहा है b कोमा c, यानी यहाँ अगर b, ये b वो है जो यहाँ पर b है, यानी यहाँ अगर 4 है तो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिससे यहाँ पर पहले 4 आए। तो यानी a की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं, a की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो b कितना आया? 2। तो 4,2 भी इस रिलेशन में है, रख के देख लो। भाई a की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो b तो 2 ही आएगा ना।
यहाँ पे देखो a की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो b 2 ही आएगा, ठीक है। तो 4,2 भी क्या है, इस रिलेशन में है। तो ये बोल रहा है कि आप अगर ऐसा हो रहा है कि 16,4 4,2 इस रिलेशन में है, तो जो ए कॉमा सी यानी पहला और लास्ट का यानी 16,2 भी इस रिलेशन में होगा, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है, तो आप खुद चेक करो कि क्या ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। क्या ए की वैल्यू 16 रखने पर बी 2 आ रहा है? तो ए की वैल्यू जब आप 16 रखोगे तो बी कितना आएगा? बी आएगा आपके लिए स्क्वायर इधर जाकर रूट में बदल गया तो बी आएगा 4। तो ये कह रहा है कि बी 2 आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। आपको भी ये बात समझ में आई? आपको थर्ड पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखिए दोबारा से इसको बैक करके, अगर आपको कोई भी डाउट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर है 1 2 3 4, एक सेट है बी इसके अंदर है 1 5 9 11 15 16, और एक फंक्शन एफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको ये बताना है कि क्या एफ जो है इन ए टू बी से कोई रिलेशन रखता है। तो देखो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। रिलेशन होता क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो और ये अगर सबसेट आ रहा है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये एफ जो है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट है तो ये रिलेशन होगा, ठीक है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैपिंग डायग्राम बना के देख लो, अगर हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट है तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमें चेक करना है कि ये एफ जो है क्या ये कोई रिलेशन है ए टू बी में। तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी निकाल देता हूँ। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 पहले सबके साथ पेयरिंग करेगा, तो 1,1 1,5 1,9 1,11 1,15, ये आपको आता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकल गया। चलिए अब इसके बाद ऐसे ही 2 सबके साथ पेयरिंग करेगा, तो आया 2,1 2,5 2,9 2,11 2,15 2,16, ठीक है। सबके बीच में कॉमा जरूर लगाना है। इसके बाद 3 करेगा, 3,1 3,5 3,9 3,11 3,15 3,16, सबके बीच में कॉमा लगाना है। उसके बाद 4 करेगा, 4,1 4,5 4,9 4,11 4,15 और 4,16। तो ये आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। अब अगर ये एक रिलेशन है तो ये क्या होगा, एफ जो है इसका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे होंगे। तो आइए ढूंढते हैं। सबसे पहला है 1,5, तो 1,5 आ रहा है तो टिक लगा देते हैं, 1,5 हमारा मिल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2,9, तो 2,9 ये रहा, टिक लगा देते हैं। फिर 2,9 के बाद है 3,1 3,1 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद है 4,5 4,5 ये रहा, ठीक है। और लास्ट में 2,11 ये रहा। तो यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो यानी एफ क्या है, एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो इट इज अ रिलेशन। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें बताना है कि क्या एफ जो है फंक्शन है। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम मैपिंग डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो मैपिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको पता है। तो 1 2 3 4 2, अच्छा 2 बार बार आ गया तो एक बार ही लिखेंगे 1 2 3 4, और इधर वाले में 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और 11। तो 1 की मैपिंग 5 के साथ, ठीक है। 2 की मैपिंग 9 के साथ, ठीक है। 3 की मैपिंग 1 के साथ, ठीक है। 4 की मैपिंग 5 के साथ, ठीक है। और 2 की मैपिंग 11 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, मैपिंग डायग्राम बना, एक एफ एक रिलेशन है उसका। अब आप बताइए फंक्शन क्या होता है।
जब हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट हो तो इसमें सभी इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट है, 1 का भी आउटपुट है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, लेकिन सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। लेकिन 2 का अगर आप ध्यान से देखें, 2 पर 2 आउटपुट है, 9 और 11, तो 2 आउटपुट अलाउ नहीं है फंक्शन के लिए। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 2 से 2 तीर निकल रहे हैं। किसी भी इनपुट से 2 तीर अगर निकल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, सो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f ए बी कॉमा a प्लस बी, और a कॉमा b जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। इज f अ फंक्शन, क्या f एक फंक्शन है? जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये बताना है कि जो ये f है क्या ये एक फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास एक f है रिलेशन, और ये इस तरीके से है, और जो a कॉमा b है वो हमारे क्या है, इंटीजर्स। तो देखो इसमें इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप इनपुट पर a भी दे रहे हो तो आउटपुट पर आपको a प्लस बी मिल रहा है, और a और b क्या है आपके लिए, इंटीजर्स हैं। तो क्या ये फंक्शन होगा? अगर हर इनपुट पर एक ही आउटपुट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो मैं कहता हूँ लेट a की वैल्यू अगर मैं थोड़ी देर के लिए ले लूँ -3, और b की वैल्यू मैं ले लूँ -2, तो a b कितना आया, 6, ठीक है, और a प्लस बी कितना आया, -3 प्लस -2, तो ये कितना आया, -3 -2 यानी -5। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इनपुट पर 6 दे रहा हूं तो आउटपुट मुझे -5 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं कह देता हूं कि भाई चलो a की वैल्यू 3 डालते हैं और b की वैल्यू 2 डालते हैं, ये भी तो इंटीजर्स हैं, ये भी डाल सकते हैं। तो a b कितना आया, 6, और a प्लस बी कितना आ रहा है, 3 + 2 यानी 5। अब आप खुद देखो, जब मैं इनपुट 6 दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में -5 मिल रहा है, और जब मैं इनपुट 6 दे रहा हूं तो आउटपुट में 5 मिल रहा है। यानी इनपुट सेम है, 6 6, आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या ये फंक्शन होता है? नहीं, क्योंकि जब आप 6 इनपुट दे रहे हो तो आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, कौन कौन से, 5 और -5, ये फंक्शन नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप a की वैल्यू ले लो, a की वैल्यू ले लो -2, b की वैल्यू ले लो -6, a की वैल्यू 2, b की 6। मतलब कहने का ये है कि a और b की ऐसी वैल्यूज लो जिनके साइंस अपोजिट हों। जैसे यहाँ पर मैंने 3 और 2 लिए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन इनके साइंस अपोजिट है, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं। आपको हर वैल्यू पर एक ही जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी, और जब उनको ऐड करोगे तो डिफरेंट, यानी सेम इनपुट पर आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। सेम इनपुट पर आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, और जो कि फंक्शन नहीं होते। तो यानी दिस इज नॉट द फंक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि आपके पास एक सेट है a 9, 10, 11, 12, 30, और आपसे कहा गया है कि f सच दैट a to n, a से लेकर n तक डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाय fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। ठीक है, आपको f की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, यानी इन सब के आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं, 9, 10, 11, 12 और 13 के। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं क्या निकालूंगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालूंगा इन सब के, इन सब के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, और जो भी वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे उन्हीं को मैं क्या बोल दूंगा, रेंज बोल दूंगा। तो आइए निकालते हैं। तो हमें ये सेट दिया हुआ है, तो मैं इन सब के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल देता हूँ। अच्छा, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 और 3, ठीक है। 10 के क्या होते हैं, 2 और 5, ठीक है। 11 के क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स, 11। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ ऑफ। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं, 2, 2, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, 2, 2 और 3, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ 2,3, बार बार रिपीट ना करूँ अगर, तो 2,3 भी लिख सकता हूँ। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 क्या होते हैं, 13 ही होता है। तो 9 का हाईएस्ट 3 है, 10 का हाईएस्ट 5 है, इसका तो 11 ही होगा, इसका हाईएस्ट 3 होगा, और इसका हाईएस्ट 13 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, और इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर
13 है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ क्या होगी वो हमें बतानी है। तो रेंज क्या होगी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर सी तो रेंज होगी, ठीक है, इन्हीं को आप लिख दो 3, 5, 11, 13। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। हमने अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।